हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो अभिक्रियाएं पाई जाती हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो कोई सा भी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर कोई सा भी क्रियात्मक समूह हो, जैसे कि एल्कोहल, ईथर, ये सब रहता है, उसमें क्रियात्मक समूह से सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन रहता है वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे इसमें इस वाले यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है CHO, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन है CH2 वाला कार्बन, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अगर इसके बाद इधर और कार्बन होता तो बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा कार्बन कहलाता है। तो इसमें देखेंगे जो CH2 है क्रियात्मक समूह है, इसके बाद ये सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस अल्फा कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये दो ठो जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस अल्फा कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, ये वाला कार्बन। और इससे जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। इस बीटा कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ जो कार्बन है वह गामा कार्बन कहलाएगा। और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है ये तीनों गामा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इससे सीधा जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद वाला डेल्टा, उसके बाद वाला लेम्डा। इस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा कार्बन कहलाते हैं जो क्रियात्मक समूह के आधार पे पाए जाते हैं। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये हो गया अल्फा, बीटा, गामा हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में। यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो यह है एसिटाल्डिहाइड का अणु CH3CHO, यह है एसिटाल्डिहाइड फैला करके लिखा है। और यह भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड ही है, CH3 है, CHO है, ठीक है। इसको भी फैला करके लिखा है, तो इसको सीधा लिखा है और इसको उल्टा लिख दिया है। दोनों दो ठो एसिटाल्डिहाइड के अणु हैं, इनको जब तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बोला है, अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये रिएक्शन होगा। तो इसमें का दूसरे वाले जो एसिटाल्डिहाइड है इसमें का अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और OH का निर्माण करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो यहाँ से OH बन गया। उसके बाद ये जो कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ गया है, कुछ नहीं हुआ है। दूसरे एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन पहले एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीजन से जुड़ के OH का निर्माण किया है और ये जो कार्बन है इस कार्बन से जाके सीधा सीधा जुड़ गया है। तो यहाँ पे क्या बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डाल का निर्माण हो रहा है। और इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग करेंगे कार्बन को तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी, और इसमें टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और लास्ट में एल्डिहाइड है तो अल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसका नाम होगा। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के 2 ठो अणु लिए थे पहले, अब क्या करेंगे, एसीटोन के 2 ठो अणु लेंगे। तो CH3CO एक एसीटोन हुआ। इधर का देखते हैं CH3CO दूसरा एसीटोन हुआ। अब इसमें ये जो कीटोन ग्रुप है CO ये क्रियात्मक समूह होगा, तो इससे सीधा जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन होगा। और इस अल्फा कार्बन का ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन इस O के साथ फिर से जुड़ करके क्या बना देगा, OH बना देगा। और ये जो कार्बन है इस CH2 के साथ सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो CH2CO CH3। इस प्रकार से एसीटोन के 2 अणु जब लेते हैं तो इसका नामकरण भी आप लोग IUPAC पद्धति के आधार पर देख लेना
इसका साधारण नाम होता है कीटल, इसको कीटल भी कहा जाता है। और इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो इसका नाम डाईएसीटोन एल्कोहल भी होता है। तो एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु और एसीटोन के 2 अणु से एल्डाल संघनन की क्रिया पाई जाती है। और ये जो संघनन है, इस संघनन अभिक्रिया को एल्डाल संघनन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं एल्डाल संघनन के लाक्षणिक गुण। तो जो एल्डाल संघनन की अभिक्रिया है उसमें देखेंगे कि यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और तनु अम्लों के साथ गर्म करने पे जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। और जो कार्बनिक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हमेशा पाया जाना चाहिए, तभी यह एल्डाल संघनन होगा। अभी हम लोग देखें ना कि एल्डाल संघनन में क्या होता था। अभी यहाँ पे जो देखे हैं एल्डाल संघनन, यही था एल्डाल संघनन। इसमें हमेशा अल्फा हाइड्रोजन उपयोग होता था। तो कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक लेंगे उसमें हमेशा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होना चाहिए, तभी एल्डाल संघनन की क्रिया होगी। जैसे कि एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन में यह अभिक्रिया होती है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड रहता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, जिसके कारण उसमें एल्डाल संघनन की अभिक्रिया नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से जो CH3 ट्राइस CCHO, इसमें देखते हैं कि जो CH3 ट्राइस है फिर CHO है, तो ये हमारा क्रियात्मक समूह है और इससे जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है ये 3 ठो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 3 एल्किल ग्रुप तो है लेकिन एक भी हाइड्रोजन इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अब्सेंट है, जिसके कारण इस प्रकार के जो यौगिक रहेंगे उसमें एल्डाल संघनन अब्सेंट होता है। तो ये हो गया इसका अभिलक्षण। इसमें जो एसिटाल्डाल जो बना हुआ था उसको फिर से अगर गर्म करते हैं तो यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलेगा। कहाँ से, इसमें का OH और इसमें का हाइड्रोजन H2O बन के बाहर निकल जाते हैं और इस कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इसका नाम हो जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। इसी प्रकार से जो यहाँ से क्या बना था, यहाँ से एक और यौगिक बना था ना, यहाँ से जो कीटल बना था, इस कीटल को फिर से गर्म करते हैं। डेल का मतलब है गर्म। तो यहाँ से जल का अणु फिर से बाहर निकलेगा, यहाँ का OH और यहाँ का H। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेसिटिल ऑक्साइड। तो ये हो गया एल्डाल संघनन। तो एल्डाल संघनन में क्या हुआ था, 2 ठो एल्डिहाइड के अणु से ये रिएक्शन हुआ था या फिर 2 ठो कीटोन या एसीटोन के अणु से रिएक्शन हुआ था। अब देखते हैं क्रॉस एल्डाल। तो क्रॉस एल्डाल में क्या होता है, एक ठो एल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा जो एल्डिहाइड रहेगा वो दूसरे प्रकार का एल्डिहाइड रहता है। जैसे एक ठो फॉर्मेल्डिहाइड है तो एक ठो एसिटाल्डिहाइड है। क्रॉस माने कि अलग अलग प्रकार के 2 एल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डाल संघनन। और जो एल्डाल संघनन था उसमें सेम प्रकार के एल्डिहाइड का साथ साथ रिएक्शन कराते थे। और इसमें अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड लेंगे, एक है फॉर्मेल्डिहाइड, एक है एसिटाल्डिहाइड। इसको भी तनु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। इसमें का अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के OH बनाएगा और यहाँ जो बचा रहेगा वो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा, इस एल्कोहल ग्रुप से अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी। और इस चैन में 3 ठो कार्बन है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड इसका नाम होगा, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो क्रॉस एल्डाल में अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डाल में सेम प्रकार का एल्डिहाइड लिया जाता है। उसके बाद इसी में आगे इसका उदाहरण दिया हुआ है कि ये क्या है, ये एक दूसरे प्रकार का एल्डिहाइड है और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें 2 अलग अलग एल्डिहाइड को फिर से लिए हैं और फिर से तनु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें का ऑक्सीजन और इसमें का इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का ऑक्सीजन जुड़ करके 2 ठो एल्कोहल ग्रुप इसमें रहेगा और 1 ठो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि जो फॉर्मेल्डिहाइड के यहाँ पे
फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु लेते हैं फिर से, और फिर से एक बड़ा सा ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसी को फिर से आगे रिएक्शन कराते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जो 2 ठो एल्कोहल वाला ग्रुप था उसमें 3 ठो एल्कोहलीय ग्रुप आकर के उपस्थित रहता है। इस प्रकार से इस क्रिया को आगे हम लोग अलग अलग एल्डिहाइड के साथ करके एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उत्पाद और एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब कराया जाता है तो वह कैनोजारो अभिक्रिया देता है और टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण करेगा। ये जो अभिक्रिया है ये कहलाएगा कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप था, डाई हाइड्रोक्सी था, और यहाँ पे कितना ठो हाइड्रोक्सी है, सॉरी इसमें 3 ठो था, 1 2 3 ठो हाइड्रोक्सी, तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी था। ट्राई हाइड्रोक्सी से यहाँ से 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी वाले टेट्राहाइड्रोक्सी एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का 6 अणु को जब चूने के पानी के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो फॉर्मोस का निर्माण होता है, और फॉर्मोस का सूत्र होगा C6H12O6। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं कैनिजारो अभिक्रिया पे। तो जो कैनिजारो अभिक्रिया है उसमें देखेंगे कि अभी तक हम लोग एल्डाल अभिक्रिया में देखे थे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है उसी में एल्डाल संघनन होता था, और जो कैनिजारो अभिक्रिया है उसका जस्ट उल्टा रहेगा। इसमें क्या होता है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहेंगे, माने अल्फा हाइड्रोजन जिनमें एब्सेंट होगा, उनको जब सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो उसमें पहले ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, फिर अपचयन की क्रिया होती है, फिर एल्कोहल एक अणु एल्कोहल का तथा एक अणु एल्कोहल का और एक अणु अम्ल का इसमें सोडियम या पोटेशियम लवण के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए तभी कैनिजारो अभिक्रिया हो पाएगी। तो यह है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र, 2 अणु लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक अणु लेते हैं और सांद्र इसका विलयन रहेगा। इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो एक ठो मेथेनॉल प्राप्त होता है और एक ठो सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई भी एलिफैटिक, इसमें देखो ये जो एल्डिहाइड है इसके पास अल्फा कार्बन एब्सेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन भी एब्सेंट है, इसलिए इसमें यह अभिक्रिया हो रही है। ये जो एल्डिहाइड है इसमें भी देखते हैं कि इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इसमें कैनिजारो अभिक्रिया होगी। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो CHO था ये क्या हो जाएगा, CH2OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, माने कि जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो एल्कोहल ग्रुप में चेंज हो जाता है और एक एल्कोहल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और दूसरा हमको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट के रूप में, सोडियम साल्ट के रूप में प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो एक एल्कोहल मिलता है और दूसरा सोडियम साल्ट प्राप्त होगा। अगला देखते हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है इसमें भी देखेंगे तो सांद्र NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो पहला बेंजील एल्कोहल मिलेगा और दूसरा बेंजोइक अम्ल का सोडियम साल्ट, माने कि सोडियम बेंजोएट मिलता है। तो ये हो गया कैनिजारो अभिक्रिया। उसके बाद इसमें आगे आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसके बारे में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।